तो आप सबका स्वागत है फिर एक बार क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। मैंने आपसे वादा किया था कि आईपीएल के जो परफॉर्मर्स रहे हैं ओवर द इयर्स उनसे बातचीत कराएंगे, और आज और एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और शुरू करते हैं आज का शो। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे वादा किया है, आज एक बार फिर एक आईपीएल परफॉर्मर से मुलाकात करेंगे और आज के हमारे मेहमान हैं आदित्य तरे। आदित्य, आपका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। और आदित्य, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपके एब्स 2014 जैसे ही हैं या 2014 से और बेहतर हो गए हैं? धन्यवाद चंद्रेश। लगभग वैसे ही है, शायद 10 साल हो गए उस बात को। थोड़ा सा वेट गेन किया मैंने 10 सालों में, पर अभी भी एक्टिवली खेल रहा हूँ क्रिकेट, तो लगभग उतना ही है। पर आदित्य, उस रात के बारे में, मैं जिस रात की बात कर रहा हूँ 2014 का, वो मुकाबला है 56वां मुकाबला, 56 मैच ऑफ आईपीएल 2014, जब डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 14.3 ओवर में 193 रन पार करने थे। आप ड्रेसिंग रूम में थे और खेल चल रहा था। कोरी एंडरसन एक ओवर से डट कर खेल रहे थे उस मुकाबले में। क्या बातें चल रही थी ड्रेसिंग रूम में जो आपके जहन में सबकॉन्शियसली बैठ रहा था? मतलब आप ऑलमोस्ट लाइक आप अभिमन्यु और चक्रव्यूह में जा रहे हो। जैसे वो रन चेस शुरू हुआ ना, मेरे ख्याल में एक बहुत शांति थी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि अभी 10 साल पहले की बात है। आईपीएल में अगर आपको 190 रन 14 ओवर में करने, 15 ओवर के अंदर करने, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी उस समय के लिए। तो मेरे ख्याल में हम एक स्लाइट होप लेके चल रहे थे कि नथिंग टू लूज है, हम जाके खेलेंगे। पर मेरे को, एटलीस्ट मुझे याद नहीं ऐसे कोई बड़ी मीटिंग हुई उस ब्रेक के दौरान, या बहुत सारी बातें हुई। सब जो ओपनर्स थे अपने पैड पहन के निकल गए, 3-4 नंबर वाले बल्लेबाज नीचे डगआउट में चले गए, और मैं उस समय एमआई के लिए 6 नंबर बल्लेबाजी कर रहा था। तो मैं ऊपर बैठा था ड्रेसिंग रूम के बाहर, वानखेड़े स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम के बाहर, जसप्रीत बुमराह के बाजू में बैठा हुआ था। और मेरे ख्याल में हम बातें भी नहीं कर रहे थे कि चेस होगा या ऐसा कुछ होगा, हम जस्ट मैच देख रहे थे। और एक स्लाइट होप लेके चल रहे थे या कुछ मिरेकल हो जाए इस मैच में। तो जैसे शुरुआत हुई, लैंडल सिमंस और मेरे ख्याल में माइक हसी थे, फिर रोहित शर्मा कप्तान थे, वो जल्दी आउट हो गए, पॉली जल्दी आउट हो गए उस मैच में, और कोरी एंडरसन को ऊपर भेज दिया था अनिल भाई ने शायद। और जैसे जब पार्टनरशिप हुई राइडू और कोरी एंडरसन की, तब तब थोड़ा माहौल जो है वो चेंज हुआ ड्रेसिंग रूम में, डगआउट में, और तब ऐसे लगा कि शायद ये मुमकिन है और शायद हम लाइन क्रॉस कर जाएंगे इस मैच में। मैं आपकी वो तस्वीर जो है वो जहन में बैठ जाती है। वो तस्वीर लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये है वो तस्वीर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये तस्वीर आपने काफी बार देखी है, पर इस तस्वीर पे आने से पहले आदित्य, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जब गए थे, मतलब बल्लेबाजी करने गए, तो जरूर प्रेशर आप पे बहुत ज्यादा हो गया। आपके घरेलू मैदान पर वानखेड़े स्टेडियम के आप चप्पा चप्पा से वाकिफ है, मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता वानखेड़े स्टेडियम के बारे में, क्योंकि आपने इतने साल मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेली है, बाकी जो फॉर्मेट में खेले हैं। तो आपके जहन में क्या था, क्योंकि जेम्स फॉकनर बॉलिंग कर रहे थे, और आप जो वो जो ओवर शुरू हुआ, आपको 14.3 ओवर्स में वो चेस करना था। क्या हो रहा था आपके जहन में जब वो ओवर शुरू हुआ था? जब ओवर की शुरुआत हुई ना, तब तक मैंने होप छोड़ दिया था कि मेरी बैटिंग आएगी इसमें, क्योंकि 3 बॉल बचे थे, और मुझे याद नहीं है उस 3 बॉल में हमको कितने रन बनाने थे, बिल्कुल भी याद नहीं। और जैसे वो पार्टनरशिप चली कॉरी एंडरसन और अंबाटी राइडू की, तो मुझे लगा कि जो काम होगा वे दोनों करके ही आएंगे। और मैंने तो अपने तरफ से होप छोड़ दी थी कि शायद मेरी बैटिंग आने नहीं वाली, अब मेरा कोई काम नहीं होगा। पर जैसे 14.3 बॉल पे वो टाई हुआ और अंबाटी राइडू रन आउट हुए, तब हल्का सा कंफ्यूजन हो गया हमारे डगआउट में भी।
कि अब क्या होगा। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 14.3 पे स्कोर्स लेवल होंगे। या तो हम नहीं चेस करते 14.3 के अंदर, या तो हम चेस कर देते। ये दो ही सिनारियो मेरे ख्याल में दोनों डगआउट के कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट बोलो या प्लेयर्स बोलो, यही दो रिजल्ट चल रहे थे। पर टाई होगा, स्कोर्स लेवल होंगे 14.3 पे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और इसी के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही स्पेशल मैच रहा है, क्योंकि वो मैच टाई हो गया उस टोटल पे। और और नॉर्मली मेरे बात थे हरभजन सिंह, जिनकी पावर हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और वो इंटरनेशनल प्लेयर थे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, या शायद भज्जी भाई को भेज देंगे या नहीं भेजेंगे। पर मैं मेंटली रेडी था कि अब तो जाना ही है। और रिजल्ट क्या होगा या क्या नतीजा होगा आगे, हम क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, क्या करना है इस गेम पे, कुछ पता नहीं था जब तक मैं अंदर चले गया था। तो जब मैं अंदर बल्लेबाजी करने गया, तब तुरंत मैसेज आया डगआउट से हमारे कि छक्का मारना है ये बॉल पे, तो चांस है। 1 मिनट के बाद एक और प्लेयर भाग के आया, कह रहे हैं कि चौका भी लगा इस बॉल पे तो भी हम क्वालिफाई हो रहे। और तब तक बहुत बड़ी मीटिंग राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में चली, उनके कप्तान की, बॉलर की, काफी सारे प्लेयर्स की वहां चल रही थी। उन्हें भी इतना कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर वो एक, मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में एक बॉल के बीच में इतना बड़ा गैप कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बड़ी मीटिंग चल रही थी दोनों डगआउट में, फील्ड के ऊपर। और क्लैरिटी मिलने में थोड़ा समय लगा कि क्या होगा इस गेंद पर, या क्या रिजल्ट आ सकते हैं अगर एमआई को क्वालिफाई होना है या आरआर को क्वालिफाई होना है। पर एक अच्छी बात थी कि उस सीजन जब मैं एमआई के लिए बल्लेबाजी करने उतर रहा था, तो ऐसे 3-4 मैचेस ऐसे थे जहां मैं जाते ही पहले बॉल पे बाउंड्री मार दी थी मैंने। तो हल्का सा कॉन्फिडेंस अच्छा था कि फर्स्ट बॉल पे मेरे कनेक्शन हो रहे थे उस सीजन। और जब जब मैं बैटिंग करने गया, तब बहुत, पता नहीं क्यों ऐसे था कि बहुत क्लैरिटी थी मेरे माइंड में कि एक ही काम है, आई हैव वन जॉब इन हैंड, कि बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाना है। और बस मैं ये थॉट लेके क्रीज पे खड़ा था कि कुछ भी हो जाए मैं बॉल को बाउंड्री पार करा दूंगा, ये थॉट था, पता नहीं क्यों। और जैसे कहते ना, दिमाग में तो ये था 50-50 चांस है, अगर बना 50% चांस है मैच बनने का, या 50% चांस है कि नहीं लगेगा और हम बाहर हो जाएंगे। पर पता नहीं क्यों उस समय मेरा जो फीडबैक आ रहा था, या मैं खुद से जो बात कर रहा था, वो बहुत ही पॉजिटिव था। और मैं यही सोच रहा था कुछ भी हो जाए मेरे को बॉल पार कराना है। ये बात हुई मेंटल, जो मेरा कम्युनिकेशन खुद से चल रहा था। दूसरी बात थी अवेयरनेस। अभी जैसे आप कह रहे हो, तो वो एक हल्का सा अवेयरनेस था वानखेड़े स्टेडियम पे। और जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था, मेरा ऑन साइड उस मैच के लिए छोटा था, अराउंड 60 मीटर्स होगा। और ऑफ साइड जो था वो बाउंड्री लंबी चल रही थी, 75-80 यार्ड के करीब। और जब फॉकनर और शेन वॉटसन का डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने देखा डोमेस्टिक बैट्समैन है, तो उन्होंने क्या किया, मिड ऑन और मिड ऑफ का फील्डर ऊपर ले लिया, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग का फील्डर लगा दिया। तो मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर्स और पॉइंट, ये 4 फील्डर सर्कल के अंदर थे। थर्ड मैन को एकदम अंदर कीपर के बिल्कुल करीब लिया हुआ था। और जो डीप स्वीपर फील्डर था, उसको बिल्कुल स्क्वेरिश खींच लिया था पॉइंट के पीछे। तो फील्ड तो उन्होंने ऐसे सेट करी थी कि बाउंसर डालेंगे। पर मैं जानता था कि ये बाउंसर डाल नहीं सकते, क्योंकि ऑन साइड मेरी छोटी है, अगर थोड़ी सी भी बैट लग गई तो बॉल चले जाएगी। तो जिस तरह से फील्ड सेट थी, मैं जानता था कि फॉकनर जो है ब्लफ करेंगे, वाइड यॉर्कर डालेंगे। और मैं पूरी तरह से रेडी था वाइड यॉर्कर के लिए। फील्ड तो उन्होंने सजा दी थी बाउंसर के तरफ से, और ब्लफ कर रहे थे 100%। मैं श्योर था, क्योंकि छोटी साइड है ऑन साइड, वो अगर मेरा थोड़ा भी बैट लग जाएगा वो बॉल चले जाएगी। जब मैं सेटअप हुआ तो यही सोचा है वाइड यॉर्कर डालेगा, अब मेरे को कवर करके ऑन साइड खींचना है, क्योंकि छोटी बाउंड्री अगर बीच में लग गई तो निकल जाएगा। तो वही हुआ, मतलब मैंने एंटिसिपेट किया वाइड यॉर्कर का, और उन्होंने यॉर्कर फेंका, उनका जो है लाइन मिस हो गया, उन्होंने स्टंप्स में फेंक दिया। तो जब मैं कवर करके गया था वो वाइड लाइन को, तो गेंद जो है बिल्कुल मेरे पैड्स पे आ गई। और ऐसे होता है ना कि कोई कोई मैच आपको क्यों याद रहते हैं। एक तो वो सिचुएशन कुछ अजीबोगरीब थी, जो एंड रिजल्ट हुआ वो कुछ निराला ही था। पर मुझे वो क्यों याद है, क्योंकि उससे बेहतर फर्स्ट बॉल कनेक्ट मैंने जिंदगी में कोई भी मैच में नहीं किया। मतलब वो मिडिल ऑफ मिडिल पे लगी मेरे बल्ले के, और फ्लैट फर्स्ट ईयर पे गई वानखेड़े स्टेडियम के।
एक यॉर्कर थी वो। तो मतलब उससे अच्छा रिजल्ट हो नहीं सकता था मेरे करियर में, फर्स्ट बॉल के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। और आप बाद में जब ये दौड़ रहे थे, ये किसको याद करके इस तरह के सेलिब्रेशन करे थे? आप आर्सेनल के बहुत बड़े फैन हैं। आर्सेनल का कोई फुटबॉलर है जिसको याद करके आपने इस तरह का सेलिब्रेशन किया था? जी जी, ऐसा कोई पर्टिकुलर फुटबॉलर नहीं है। मैं बिल्कुल आर्सेनल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बचपन से आर्सेनल को फॉलो करता हूँ, फुटबॉल का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, आर्सेनल का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। और इनफैक्ट क्रिकेट खेलने से पहले मैं अपनी स्कूल टीम में फुटबॉल खेलता था, स्कूल के लिए इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स खेले। और मेरी फर्स्ट पेपर कटिंग इनफैक्ट फुटबॉल के गोल मारने के लिए है, क्रिकेट से पहले। तो फुटबॉल तो मेरे जहन में रग रग में बसा हुआ है फुटबॉल। और ये जब जब वो एक मोमेंट आया तब मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था, वो अलग ही पिक्चर चल रहा था मेरे दिमाग में। मुझे ऐसे लगा कि यार ये लास्ट बॉल छक्का मारकर मैच जिताना, क्वालिफाई कराना, तो बिल्कुल एक वर्ल्ड कप में गोल्डन गोल मारने लायक, उसको अगर हम तोले तो एक वर्ल्ड कप का गोल्डन गोल मोमेंट था मेरे लिए, वो मेरे दिमाग में। तो वो सेलिब्रेशन निकला, मेरा जो अंदर का फुटबॉलर था उसका सेलिब्रेशन था। और जो मैं अपने मन में स्टोरी चला रहा था कि मैंने अपनी टीम के लिए गोल्डन गोल स्कोर किया है और मेरी टीम नेक्स्ट राउंड या सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। उस तरह का वो फीलिंग था मेरे मन में, और जो अंदर का फुटबॉलर है वो बाहर आ गया था उस समय। वो लाइन तो नहीं याद आ रहा था आपको? इफ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो। आपका फेवरेट बैंड है कोल्ड प्ले, उसका लाइन जी, है ये। क्या वो यस लाइन याद यस आ रहा था बिल्कुल। आपको? नहीं नहीं, कोल्ड प्ले का तो याद नहीं आ रहा था उस समय पर। सही बात है, इफ यू नेवर ट्राई यू नेवर नो। और लाइक आई थिंक मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। उस समय उस मोमेंट पे कोई भी हो सकता था उस बॉल पे बैटिंग करने के लिए। कॉरी एंडरसन हो सकते थे या राइडो खुद हो सकते थे, पर मुझे वो मौका मिला और मैं कुछ अच्छा कर सका उस बॉल पे, उस मोमेंट पे। तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कि आई एम वेरी लकी टू बी देयर ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन ऑन दैट पर्टिकुलर बॉल। आपका और राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल में एक अनोखा रिश्ता रहा है। आप 3 साल बाद वापस आए मुंबई के लिए 2013 में, और आते ही 66 मारा आपने। मैन ऑफ द मैच भी थे उस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। हम्म। और फिर हम्म। 2014 में आपने ये किया। और मैं बाद में भी काफी टाइम मैंने देखा है कि आपने राजस्थान रॉयल्स के सामने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया। जी क्या जी। बात थी जिसकी वजह से आप राजस्थान रॉयल्स के सामने और ज्यादा मोटिवेट होते थे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई अलग बात नहीं थी। मुझे लगता है वो एक कोइंसिडेंस ही था कि हमेशा ही जो भी बड़ी चीज है। मेरा डेब्यू भी इनफैक्ट आईपीएल के लिए जब मैं मुंबई इंडियंस को 2010 में खेला, तो पहला मैच था राजस्थान रॉयल्स के साथ सीसीआई स्टेडियम पर। और मेरा डेब्यू भी राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ है। फिर 2010 के बाद मैं 11-12 सीजन जब एमआई में था, मैं एक भी मैच नहीं खेला था। और 2013 में उसके बाद जब मैं कमबैक किया आईपीएल में, तब ऑपोजिशन आरआर ही थे और वानखेड़े स्टेडियम पे वो गेम था और मैन ऑफ द मैच भी मुझे मिला। फिर 2014 में भी वही हुआ। और जब भी मुंबई इंडियंस के लिए खेला और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 या 6 मैचेस खेले, मैं एक भी बार नहीं हारा उस ऑपोजिशन के साथ। तो मतलब वो एक कोइंसिडेंस ही है जो आरआर के अगेंस्ट मेरा रहा है। और कुछ अच्छा ही रहा है, तो अच्छी बात है। 2010 में आप जैसे आपने बताया कि आपने पहली बार मुंबई के लिए खेला, 7 मुकाबले खेले सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में। क्या यादें आपकी उस पहले साल की? अब बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए 2010, क्योंकि उस समय मैं बहुत कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था मुंबई के लिए। और ऐसा दौरान था आईपीएल में जहां कोई कैप नहीं था स्क्वाड मेंबर्स के लिए। आप कितने भी प्लेयर्स को साइन कर सकते थे एज अ फ्रेंचाइज। और डोमेस्टिक प्लेयर ऑप्शन में नहीं थे, तो डायरेक्टली जाके फ्रेंचाइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था काफ़ी प्लेयर्स को। और उस साल मुझे याद है आईसीएल के काफ़ी प्लेयर्स आ चुके थे आईपीएल फ्रेंचाइज में। तो एमआई के पास लगभग 50 या 60 प्लेयर्स थे कॉन्ट्रैक्टेड। और उतने बड़े स्क्वाड में मुझे मौका मिला सीजन के पहले ही मैच में। बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। और मतलब ऐसा था कि मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं सचिन सर के साथ मैच खेलूंगा, उनके साथ पिच में जाके बैटिंग करूंगा। वो तो मेरे मतलब आइडल थे, ड्रीम प्लेयर थे। और उनके साथ जाके खेलना बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस रहा है। उस समय भज्जी भाई थे, जहीर खान थे, तो सारे इंडिया के सुपरस्टार्स थे।
सनत जयसूर्या जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, खुद एक सुपरस्टार, उनके साथ खेलना मैच, सामने शेन वॉर्न जैसे दिग्गज, ब्रेटली, शॉन टेट, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी, और उस समय में 20-22 साल का यंग लड़का इतने बड़े स्क्वाड में मौका मिलना बहुत बड़ी बात थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो मौका सचिन सर की कप्तानी के अंदर मुझे मिला। तो स्पेशल शुरुआत रही मेरे आईपीएल करियर की। और मुझे याद है कि जब मेरा डेब्यू हो रहा था तो मैं रूम में एक एक दिन पहले रूम में लेटा हुआ था, और ट्राइडेंट होटल में, और 12 बजे दोपहर में पता नहीं ब्रेकफास्ट करके आँख लगी थी, नींद से उठा, फ़ोन बजा मेरे रूम का, मैंने फ़ोन उठाया तो जो ऑपरेटर थी एक लेडी, उन्होंने कहा कि सर मिस्टर सचिन तेंदुलकर वांट्स टू टॉक टू यू। तो मैंने कहा यार कोई दोस्त ही होगा जो मस्ती कर रहा होगा कि सचिन सर मुझे क्यों कॉल करेंगे इतने जनों में, मैंने क्या किया जो मुझे कॉल करेंगे सचिन सर। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैडम दे दो। तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि सचिन सर कॉल करेंगे मुझे। तो दूसरे लाइन पे सचिन सर थे, उन्होंने बोला क्या कर रहा है, मैंने बोला नहीं सर ऐसे ही रूम में हूँ। बोले तो आ जा मेरे रूम में। तो मैं उनके रूम में गया, और क्या हुआ था कि एक हफ्ते पहले हम सूरत में समीर दिगे का एक समीर दिगे के लिए एक मैच ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर एमआई और इंडियन टीम खेल रही थी, टू फेलिसिटेट समीर दिगे ऑन हिज रिटायरमेंट और समथिंग लाइक दैट। उस तरह का वो एक मैच रखा था, और वार्म अप मैच जैसे था एमआई के लिए भी आईपीएल से पहले। और ऑपोजिशन टीम में सारे जो करंट इंडिया प्लेयर्स थे, जीजी, वीरू भाई, सुरेश रैना, अनिल कुंबले, मुनाफ पटेल, आरपी सिंह, तो सारे जो करंट इंडिया प्लेयर्स थे वो सामने खेल रहे थे। और एमआई के लिए, और एमआई की टीम गई थी और एज एन ऑपोजिट टीम, तो सचिन सर थे। और उस गेम में भी हमारे काफ़ी 20-25 जन ट्रैवल किए थे एमआई के, और मैं भी था उसमें, और मैंने कीपिंग की फर्स्ट इनिंग्स में। और फिर मैं सोचा सारे इतने अच्छे बैट्समैन पड़े तो मेरी बैटिंग तो आएगी नहीं 20 ओवर में। तो मैं अंदर बैठा हुआ था आराम से ब्रेक में, तो पारस मामरे जो थे वो हमारे असिस्टेंट कोच थे, वो मेरे पास दौड़ दौड़ के बोले तू ओपन करेगा। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, बोला ठीक है सर। तो मैं ओपन करने गया, और जब मैं पैड पहन के ड्रेसिंग रूम से बाहर उतरा तब मैंने देखा कि सचिन सर तो ओपन करेंगे। उस दौरान जब मैं पैड करा था मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं सचिन सर के साथ ओपन करूंगा। तो सचिन सर उधर मेरे लिए रुके हुए थे ग्राउंड में जाने के लिए। तो वो जो जो मोमेंट था मेरे लिए कि यार मैं सचिन सर के साथ बैटिंग करने जा रहा हूँ। तो खैर वो मैच चला, और उस मैच में मैंने कुछ 30-35 बॉल में 70 रन बनाए। और सचिन सर के साथ जब मैं बैटिंग कर रहा था उस मैच में, तो सर ने पूछा, ऐसे ही बात कर रहे थे, और हर शॉट पे मैं जब अच्छे शॉट्स खेला था तो गुड शॉट, वेल प्लेड, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए वो मैच। तो सर ने बीच में ही पूछा मेरे से कि यार कैसा बैट यूज़ करता है तू। तो मैंने कहा सर मैं नॉर्मली थोड़ा लाइट बैट यूज़ करता हूँ। तो हो गया, और उस मैच को एक हफ्ता हो गया, और आईपीएल का पहला मैच आने ही वाला था। तो वो सब तो कन्वर्सेशन मैं भूल गया, वो मैच भी भूल गया। मुझे पता नहीं था कि ये मैच से शायद मैं डेब्यू करूंगा। तो सर ने मुझे, जब मैं सर के रूम में गया मैच से 1-2 दिन पहले, तो सर के रूम में सर ने 3 बैट ऐसे रखे हुए थे। तो कह रहे कि देख यार मेरे पास, तू तो लाइट बैट यूज़ करता है, मेरे पास लाइट बैट तो है नहीं, पर जितने भी मेरे बैट है उसमें से ये 3 थोड़े लाइट लग रहे, तो तू कोई ले ले। तो उन्होंने, मतलब जब मुझे पूछा एक हफ्ते पहले कि तू कौन सा बैट यूज करता है, किस तरह का बैट यूज करता है, वो उन्होंने याद रखा और मेरे लिए एक बैट सिलेक्ट करके रखा कि तू ये बैट ले ले मेरी तरफ से। तो मतलब ऐसे ऐसा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मोमेंट्स रहे स्पेशल, वो कुछ खास ही है। और मतलब अभी भी अगर मैं सोचता हूँ उस मोमेंट्स के बारे में तो ऐसे हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं। तो बहुत बहुत ही स्पेशल रहा वो पहला साल मेरे लिए। फिर 2 साल इंतजार करना पड़ा और फिर तीसरे साल में जाकर आपको मौका मिला। कैसा रहा वो 2 साल जब आपको इंतजार करना पड़ा? किसी से बात करते थे, समझने की कोशिश करते थे क्या को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जैसे आपने कहा कि तब रूल्स अलग थे, तो आपने आपको कैसे मोटिवेट रखा? और बीच में एक मेगा ऑक्शन भी आया, तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया? तो बेसिकली उस समय तो डोमेस्टिक प्लेयर के पास ज़्यादा सेव ही नहीं था कि आप
नॉर्मल से ब्रैकेट में आते हैं। अगर आप सर्टेन ईयर के पहले फर्स्ट क्लास खेले हो तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आप नए प्लेयर हो तो आपको 10 लाख मिलेगा। अगर आप सर्टेन ईयर से पहले खेले हो तो 30 मिलेगा या तो 20 मिलेगा, ऐसा ऐसा सेट था। और एम आई, जब मैं एम आई के लिए 2010 में खेला उस दौरान में मेरी बात यूवी पाजी से भी हुई थी। उन्होंने मेरी बैटिंग कहीं देखी कोई एक मैच में, उनको बहुत इम्प्रेसिव लगी मेरी बैटिंग। और वो तब उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या करेगा तू यार, तो मुझे तो तेरी बैटिंग पसंद है, मैं चाहता हूँ तू इधर आए मेरे साथ, क्योंकि वो उस समय किंग्स 11 के कप्तान थे यूवी पाजी। पर कह रहे थे कि शायद तुझे एमआई तो छोड़ेगी नहीं। तो फिर मतलब मेरे पास इतना सही नहीं था, तो मैं एमआई के साथ था अगले 2 साल। और ऑनेस्टली मेरे मन में ये था कि मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टिल एन एलीट विकेट कीपर। ऑफ कोर्स बैटिंग एबिलिटी मेरे पास थी, पर एज अ विकेट कीपर आई वाज स्टिल लैकिंग, ऐसे मुझे लगा। और उस 2 साल के दरमियान बहुत मेहनत मैंने की एमआई के साथ। जब मैं था तो किरण मोरे सर थे हमारे स्काउट और कोच, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरे विकेट कीपिंग को लेकर। बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से उन्होंने मेरी विकेट कीपिंग को रिमोल्ड किया कि मैं एक नेचुरल विकेट कीपर नहीं था शुरुआत में, मोर ऑफ अ बैट्समैन था जो कीपिंग करता था। तो जब किरण सर थे हमारे कोचिंग स्टाफ में, तो उन्होंने पर्सनली बहुत मुझे हेल्प किया मेरे कीपिंग को लेकर। हम, मुझे याद है जब 11-12 2 साल में बाहर था, तो हम एक एक घंटा पहले ग्राउंड पे जाते थे और सिर्फ विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते थे, किरण सर और मैं। और फिर क्या हुआ कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बारी आई, तब सुलक्षण कुलकर्णी सर मुंबई के रणजी ट्रॉफी कोच थे, और उन्होंने मेरी कीपिंग देखी। वो तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते थे, अंडर 19 से वो मुंबई के स्टेट कोच थे। और वो भी ये जानते थे कि मेरी बैटिंग तो अच्छी है पर कीपिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे सीनियर टीम के सेटअप में देखा, और वो खुद सरप्राइज हुए कि तेरी कीपिंग तो बहुत अच्छी हो गई है। तो मैंने वही उनसे डिस्कशन किया कि किरण सर के साथ बहुत मैंने काम किया, तो बहुत इंप्रेस थे। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी तू रेडी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि तूने कीपिंग पे तेरा काम किया। तो जब 2013 आईपीएल से पहले मैं 2012-13 का जो फर्स्ट क्लास सीजन था, वो मेरा फर्स्ट फुल रणजी ट्रॉफी सीजन था मुंबई के लिए। उससे पहले मैं सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला था मुंबई के लिए। तो जब मैं रेड बॉल खेला, और 2012-13 में अजीत अगरकर कप्तान थे मुंबई के, हम रणजी ट्रॉफी जीते। उस सीजन मैंने विकेट कीपिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, मोस्ट डिसमिसल्स इन अ सीजन का। मैंने बैटिंग में 800 से ज़्यादा रन बनाए। तो वो एक रेवोल्यूशन था मेरे लिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हम सीख सकते हैं, क्या कैसा परफॉर्मेंस होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हो, पूरा सीजन खेलते हो। तो वो पूरा जो सीजन था सक्सेसफुल सीजन था मेरे लिए। और खुद को मैंने थोड़ा डिस्कवर किया कि कैसे खेलते हैं रियली, कैसे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हम कैसे गेम को चलाते हैं, कैसे खेलते हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था मेरे लिए। और उस सीजन में मैं समझ गया कि मैं अभी रेडी हूँ आईपीएल के लिए। पर बात ऐसी थी कि 2013 का अगर आप मुंबई इंडियंस का स्क्वाड उठा के देखोगे, तो उससे बेटर स्क्वाड कोई भी फ्रेंचाइज का हो नहीं सकता था, क्योंकि उस समय दिनेश कार्तिक थे कीपर, जो ऑलमोस्ट करंट इंडिया प्लेयर थे उस समय। रोहित शर्मा खुद थे, रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे, सचिन सर खेल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए, ग्लेन मैक्सवेल थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था खेलने का, मिचेल जॉनसन थे, नेथन कुल्टरनाइल थे। तो इतने एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे प्लेयर्स थे उस स्क्वाड में। और जब मैं रेडी था तब मेरे लिए मौका नहीं बन रहा था। और आखिर में 2013 के बैक एंड में, मतलब आखिरी 2 लीग मैचेस बचे हुए थे, तब सचिन सर को खुद इंजरी हुई थी। उनके पाम में कुछ उनको टेयर हुआ या कुछ तो हुआ रिस्ट या पाम में, और वो सेकेंड लास्ट लीग गेम से पहले उनका आईपीएल खत्म हो चुका था इंजरी के कारण। और जिस तरह से मेरा डोमेस्टिक सीजन गया था और जिस तरह से मैं एमआई के नेट्स में बल्लेबाजी कर रहा था, तो बहुत ही क्लैरिटी से मैं जानता था कि अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले बैट्समैन में मुझे मौका मिलेगा। तो मैं रेडी था मेंटली उस चैलेंज के लिए। और वो 2 साल जो लगे, वो मेरा प्रिपरेशन फेज था टू बी रेडी फॉर आईपीएल दैट ईयर। और जब मैं आईपीएल भी खेला, तो फर्स्ट गेम आफ्टर 2 इयर्स मैन ऑफ द मैच रहा। फिर मुझे याद है प्लेऑफ्स का पहला गेम भी आरआर के साथ था। क्रूशल जब हम चेस कर रहे थे, तो मेरी ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छी हुई थी ड्वेन स्मिथ के साथ। हम कुछ 150-160 रन चेस कर रहे थे और 70 या 80 की ओपनिंग स्टैंड हुई थी हमारी। तो उसमें भी एक छोटा कंट्रीब्यूशन रहा पूरे
बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट प्लेऑफ्स तक मेरा। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि 2 साल के गैप के बाद न खेलते हुए आकर ऐसा कंट्रीब्यूट करना और चैंपियनशिप भी जीतना, रणजी ट्रॉफी जीतना, आईपीएल जीतना, वो बहुत ही स्पेशल था और बहुत सेटिस्फाइंग था उस सीजन। आपने करीबन 4 बार मुंबई को चैंपियन बनते हुए देखा है। 5 में से 4 बार मुंबई चैंपियन बना है जब आप स्क्वाड में थे। क्या यादें हैं उन चारों जीत की 2013, 15 फिर 19-20? हाँ, तो क्या यादें हैं आपकी? तो सबसे स्पेशल तो वही है पहला वाला आईपीएल चैंपियनशिप, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा प्लेइंग कंट्रीब्यूशन था उस सीजन मेरा। 2015 में भी थोड़े मैचेस में खेला था मुंबई के लिए, पर 2013 बहुत स्पेशल था क्योंकि मैं फाइनल प्लेऑफ्स और फाइनल सब कुछ खेला था और रणजी ट्रॉफी हम जीते थे। तो वो कॉन्फिडेंस अलग होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी जीतना फिर जाकर आईपीएल जीतना, वो बहुत स्पेशल साल था मेरे लिए। और पहली ट्रॉफी कभी भी सबसे यादगार होती है मेरे मेरे हिसाब से, पहली और आखिरी शायद। तो पहली बहुत स्पेशल थी। उसके बाद 15 भी बहुत स्पेशल था क्योंकि 15 में भी हमारी शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी। हम पहले 6 में से 5 मैच हारे हुए थे, उसके बाद कमबैक किया मुंबई इंडियंस ने और हम जीते थे। तो वो भी बहुत स्पेशल सीज़न रहा। 19-20 भी बहुत अच्छा था, पर मैं इतना कंट्रीब्यूट कर नहीं सका, सिर्फ एज अ बैकअप कीपर में खेल रहा था टीम में। पर हमेशा ही जब आप आईपीएल में खेलते हो या उसका पार्ट रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मैटर करती है। आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हो, आप सल्क करते हो बाहर बैठ के या आप अपने टीममेट्स को हेल्प करते हो, वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आप एक टीम प्लेयर के हिसाब से आप स्क्वाड में हो तो माहौल अच्छा रख सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो अपने टीममेट्स को। तो मेरा हमेशा ही यही इंटेंट रहा है कि मैं अगर नहीं खेल रहा हूँ मैच तो मैं कैसे अपने टीम को कंट्रीब्यूट कर सकूँ और कैसे अपने टीम के लिए भले कोई भी काम हो या कोई भी चीज़ हो, मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हमेशा एक मुंह पे स्माइल लेके रहता था स्क्वाड में। किसी को कोई भी ज़रूरत होती तो मैं फुल्ली कंट्रीब्यूट करने को देखता था। हालाँकि बहुत मुश्किल काम होता है जब आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आपको मैचेस नहीं मिलते रेगुलरली, आप बेंच पे ही बैठे रहते हो। तो मतलब काफ़ी सीज़न्स ऐसे गए मेरे जो मैंने बेंच पे बिताए, तो बहुत ही मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उस हिसाब से तो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस वाइज भी बहुत सेटबैक मिलता है जब आप यू आर अ बेंच्ड प्लेयर। पर मेरा एटीट्यूड हमेशा अच्छा रहा है कि मैं टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करूँ और टीम में अगर मैं रहूँ तो हमेशा एक स्माइल रखूँ मुंह पे और अपना काम अच्छी तरह से निभाऊँ। तो वो एक सोच से मैं खेलता था। तो इसी के लिए मतलब मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं एज अ आईपीएल प्लेयर आई मतलब मैंने 5 आईपीएल चैंपियनशिप स्क्वाड्स का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। और 2010 में भी आप फाइनल तक पहुंचे थे एज अ आप अनफॉर्चुनेटली आप लोग हार जी गए 2010 में, जी पर आपने मतलब ओवरऑल 5 बार फाइनल देखे। जी जी बिल्कुल। एमआई के लिए 5 फाइनल और एसआरएच के साथ भी हम जब 2016 में जीते थे तो उस समय भी मैं तब मुंबई का रणजी ट्रॉफी कप्तान था और 15-16 का रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप हमने जीता था। तो वो भी एक स्पेशल साल रहा कि जब डोमेस्टिक चैंपियनशिप भी मिली और आईपीएल चैंपियनशिप भी मिली उस सीजन। तो ऐसे जो सीजन्स रहते हैं वो बहुत बहुत यादगार और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहना चाह रहे हो कि किसी भी आईपीएल टीम को जीतना है तो आदित्य तरे को स्क्वाड का मेंबर होना पड़ेगा। आई होप ऐसा हो, पर ऐसे नहीं है क्योंकि 12 साल में आईपीएल का हिस्सा रहा हूँ अलग अलग फ्रेंचाइज के साथ। उसमें से 6 फाइनल्स का हिस्सा भी रहा हूँ और 5 चैंपियनशिप मिले। तो मतलब मैं कहूँगा वो लकी है कि जब मैं रहा हूँ तो काफ़ी सक्सेसेस हमारी टीम ने देखे। पर ऐसा नहीं है कि मेरे रहते फाइनल गई है टीम। पर अच्छी बात है, अच्छा रिकॉर्ड है वो कि आप 5 चैंपियनशिप का हिस्सा रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इतने साल मुंबई के साथ थे, मुंबई की क्या खासियत है आपके हिसाब से, मुंबई इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमेशा जो खिलाड़ी है उनकी तारीफ करते हैं? सबसे बड़ी बात ये लगती है मुंबई इंडियंस की मुझे कि वो प्लेयर को किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए हो, भले वो क्रिकेट हो, पर्सनल लाइफ में हो, और आप अगर फ्रेंचाइज को अप्रोच करो तो हमेशा ही ओपन आर्म्स के साथ आपका स्वागत करेंगे। हमेशा ही प्लेयर के लिए जो कुछ भी हो वो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनफैक्ट मैं अभी भी अगर पिछला सीजन मैं
पूरा ऑफ सीजन मैंने आरसीपी में बिताया, मुंबई इंडियंस के सेटअप में। मैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं हूँ, पर मैंने उनको अप्रोच किया, मुझे प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग फैसिलिटी यूज़ करनी है, तो उन्होंने बोला आप बिंदास आइए, जब भी आपको चाहिए आप आके फैसिलिटी यूज़ करिए। तो अभी भी 2-3 साल हो गए मुझे मुंबई इंडियंस के साथ नहीं रहते हुए, तो भी वो मुझे वेलकम करते अपनी फैसिलिटी में, मुझे हेल्प करते मेरे क्रिकेट के लिए। तो अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, खास करके अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के साथ राउंड द ईयर। उनकी ऐसी हेल्प है, ऐसी फैसिलिटी है जहां आप प्रोफेशनल, आपको हेल्प मिलेगी प्रिपेयर करने के लिए आपके डोमेस्टिक सीजन में, इंटरनेशनल सीजन में, आईपीएल सीजन में। तो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन मैं 3 फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ, पर इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन मुंबई इंडियंस से बेहतर फ्रेंचाइज मैंने नहीं देखी है। तो वही एक बड़ा रीजन रहा है मुंबई इंडियंस के सक्सेस का कि प्रिपरेशन वाइज दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मतलब आप अंडर द सन जो चीज़ आपको चाहिए आपको मिलेगी। अगर आपको अपने क्रिकेट पे काम करना है तो जो चीज़, कोच, ट्रेनर, फिजियो, बॉल्स, नेट्स, मैचेस, जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और मतलब क्रिकेट के लिए वो कुछ भी करेंगे। और इनफैक्ट आपके पास एज अ प्लेयर आप कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी अगर आपकी है या कोई और फील्ड में कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्प करने के लिए पहले रहते हैं। तो वो एक बड़ी चीज़ है कि एज अ फैमिली आपको ट्रीट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी के लिए जब भी प्लेयर एमआई के लिए खेलता है तो वो ये सारी चीज़ें याद रखता है अपने मन में, उनको एक अफेक्शन है मुंबई इंडियंस के लिए। तो मोर देन 100% हमेशा ही आप देखोगे तो प्लेयर्स अपने मोर देन 100% देकर खेलते हैं एमआई के लिए। आपने कहा कि आप 2 और फ्रेंचाइज के लिए खेले, 2016 और 2017, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयरडेविल्स, जो आज दिल्ली कैपिटल्स जाना जाता है। उन दोनों टीमों के 2016 में आप चैंपियन बने थे और फिर आपको रिलीज कर दिया गया था, फिर वापस आप ऑक्शन में गए और फिर दिल्ली ने आपको पिक किया। उन दोनों फ्रेंचाइज की क्या यादें हैं आपकी? अब बहुत स्पेशल था सनराइजर्स हैदराबाद भी मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही होमली फीलिंग था। मैं सिर्फ 1 साल खेला और मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा चेंज था, क्योंकि 5-6 साल मैं मुंबई इंडियंस के डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ। मैं मुंबई का प्लेयर हूँ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, टू गो आउटसाइड टू हैदराबाद मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था वो। और ऑफ कोर्स जिस तरह का स्टारडम मुंबई इंडियंस में है और जिस तरह का जो हाइप है मुंबई इंडियंस का, फॉलोइंग है, वो कुछ अलग है, वो स्पेशल है। और जब मैं हैदराबाद में गया तो मुझे बहुत ही होमली फील हुआ। बहुत ही वेलकमिंग फ्रेंचाइज था और क्लोज निट माहौल था। मुझे लगा कि क्योंकि सारे प्लेयर्स जो हमारे होटल का जो कॉरिडोर होता था वहाँ पर ही सेटअप किया हुआ था टीम रूम जैसे, और सारे प्लेयर्स पूरा टाइम वहीं रहते थे। तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड माहौल बना था वो। और उस समय एसआरएच का स्क्वाड भी बहुत अच्छा था। यूबी पाथ है, आशीष नेहरा थे, 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स, भूवी। तो इंटरनेशनल स्टार्स में ट्रेंट बोल्ट थे, केन विलियमसन थे, लियोन मॉर्गन थे। तो 2-3 जो है गजब के कप्तान थे हमारे टीम में, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। डेविड वार्नर खुद कमाल के फॉर्म में थे। और तो बहुत मज़ा है उस साल भी मुझे। और बहुत कुछ सीखने मिला कि काफ़ी समय मैंने केन विलियमसन से काफ़ी बातें की, ट्रेंट बोल्ट से बातें कर रहा था, यूवी पावर, आशीष नेहरा, दोनों साथ में इतने दिग्गज और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उनके साथ काफ़ी मज़ा आया क्रिकेट के बारे में बात करते हो। हाँ, आशीष नेहरा कैसे अपनी इंजरीज से लड़ते थे, कैसे प्रिपेयर करते थे, बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। क्योंकि आशु भाई हमेशा ही मैच से पहले दोपहर को 2 बजे मैं उनके साथ जब रहता था तो वो पूल में स्ट्रेचिंग करते हुए थे। शाम की मैच है तो 2 बजे पूल में अपना रूटीन कर रहे, स्ट्रेचिंग कर रहे, कैसे प्रिपेयर करे उस एज में। तब वो शायद 38-39 ईयर्स ओल्ड थे। तो मतलब इतना अच्छा स्क्वाड था, इतना एक्सपीरियंस स्क्वाड था कि बहुत कुछ मुझे सीखने मिला उस साल सारे प्लेयर्स के साथ। और जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली में भी वही था कि वो पूरा सेटअप जो था वो राजस्थान रॉयल्स का कोचिंग स्टाफ था। राहुल भाई थे, वो मेरे फेवरेट प्लेयर थे ग्रोइंग अप इन इंडियन टीम में। तो उनके अंडर मुझे समय बिताने को मिला, तो वो बहुत बहुत ही मज़ा आया। जहीर खान खुद एमआई के साथ हम साथ में थे, उसके बाद जैक भाई कैप कप्तान थे दिल्ली के। तो वो एक होमली फीलिंग वापस मुझे फील हुआ। तो बहुत ही अच्छा स्पेशल फीलिंग्स थे दोनों ही। मज़ा आया मुझे दोनों साल हैदराबाद में भी और दिल्ली में भी।
पर वही मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस अगर मैं कहूँ ना आपको, तो मुझे हमेशा लगता था एमआई के पास एक एडेड एडवांटेज क्या है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही करीब है होटल ट्राइडेंट होटल से। तो प्रिपरेशन वाइज हमेशा मुझे लगता है, अगर जब हम हैदराबाद में थे तो हम ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर थे, क्योंकि ग्राउंड जो है ओपल स्टेडियम वो सिटी से थोड़ा बाहर है। 50 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी लगता था। तो और वहाँ के जो बाहर के नेट्स है, ग्राउंड के बाहर के नेट्स इतने अच्छे पिचेस नहीं थे, और वो स्टेडियम के बाहर प्रैक्टिस होती थी। सेम विद दिल्ली। दिल्ली हम जब जब खेले तो होटल जो था वो स्टेडियम से कुछ 45 1 आवर के डिस्टेंस पे था। दिल्ली में भी जो स्टेडियम के बाहर पिचेस थे वो बहुत अच्छे पिचेस नहीं थे प्रिपरेशन वाइज। वानखड़े का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि होटल ग्राउंड से 5 मिनट दूरी पर है, और जो नेट्स होते हैं वो स्टेडियम के अंदर प्लॉट पे होते हैं, जहाँ विकेट बहुत अच्छी है। तो आपको, अगर आपका मन करे तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस के बाद रुक के बल्लेबाजी कर सकते हो, मन करे तो आप दोपहर में 4 बजे जाके बल्लेबाजी कर सकते हो। तो प्रिपरेशन वाइज एक एडेड एडवांटेज था मुझे लगा, मेरे खुद के गेम के लिए भी और एज अ फ्रेंचाइज सारे प्लेयर्स के लिए भी। ऐसा बहुत कम बार होता था कि दिल्ली या हैदराबाद में 2-3 प्लेयर अकेले जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं या बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना फैसिलिटी जो है मैच के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा था ये दोनों फ्रेंचाइज में। तो हमेशा मुझे लगा एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्रिपरेशन वाइज था मुंबई और बाकी दो फ्रेंचाइज जो मैं खेला उसमें। और तो ये आपने बड़ी बात बताई मुंबई के बारे में, इसलिए जब आप वापस आए, मतलब ऑक्शन में वापस लिया गया आपको 2018 में, तो तब घर जैसी फीलिंग वापस आई होगी, बिकॉज आप 4 साल थे फिर उसके बाद। जी बिल्कुल। मतलब वापस मुंबई में जब एमआई में मैं आया था, मैं 31 ईयर ओल्ड था, 2 साल बाहर खेल के आ रहा था। तो अच्छा लगा कि वापस वानखेड़े पे आना, अच्छे विकेट्स पे प्रिपरेशन करने मिला मुझे। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है मुझे लगा कि अब डोमेस्टिक सीजन के प्रिपरेशन के हिसाब से भी एमआई के साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा रहता है कोई भी प्लेयर के लिए, क्योंकि राउंड द ईयर आपको अच्छे फैसिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छे कोचेस के साथ आप जुड़े रहते हो। तो वो एक एडेड एडवांटेज मुझे लगा, जो मैं आखिरी के 4 साल खेला। पर वही चीज़ थी कि वो 4 साल में मुझे मैचेस नहीं मिले खेलने। तो लाइक आईपीएल करियर मेरा ग्रो नहीं हुआ, या मुझे अदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, क्योंकि उधर मैं एज अ बैकअप कीपर ही रहा ईशान के पीछे। और ऑफ कोर्स ईशान केम विद बिग मनी इन द ऑक्शन, तो दे बैक्ड हिम अ लॉट। उसका और उस हिसाब का उसका टैलेंट भी है, यंग प्लेयर है, वेरी टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन। तो टू प्ले सेकंड फिडल टू हिम, आई थिंक दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग दैट एट दैट स्टेज मेरे करियर के। तो वो थोड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेरे वो आखिरी के 4 साल। और तो अब बाद में जब आपको रिलीज कर दिया गया था, किसी से बात हुई थी आपकी रिलीज करने से पहले या? हाँ बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट 2 बार मैं रिलीज हुआ। जब मैं 2015 में भी रिलीज हुआ था एमआई से, तब भी मेरी आकाश अंबानी जो है हमारे ओनर, उनसे बात हुई थी, राहुल भाई से बात हुई थी, और हमेशा ही टच में थे मेरे। जब मुझे रिलीज किया वापस, तब भी राहुल भाई से मेरी बात हुई, और उन्होंने समझाया कि क्या रीजंस थे, वो उन्होंने मेरे से डिस्कस की, बात की। तो उस हिसाब से मतलब क्लैरिटी दी उन्होंने, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। ऐसे काफ़ी प्लेयर से मैंने सुना है कि अपने प्रीवियस फ्रेंचाइज के साथ, काफ़ी बड़े प्लेयर्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि कम्युनिकेशन हुआ नहीं कि क्यों रिलीज़ किया गया या क्यों वापस ऑक्शन में नहीं लिया। तो उस तरह अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर किया था एटलीस्ट मेरा सिचुएशन एमआई ने। और हमारे जो टीम मैनेजर थे राहुल भाई, हमेशा ही टच में। अभी भी अगर मैं कुछ भी उनको कोई भी काम के लिए या कभी भी कॉल करूँ तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। तो वो एक कनेक्शन रहा है मेरा और एमआई का, और एमआई के स्टाफ का, ओनर्स का, मैनेजमेंट का। तो एक स्पेशल बॉन्ड बन चुका है अभी हम में। तो वो एक अच्छी अच्छी फीलिंग लगती है मुझे। क्या आप मिस करते हो एक आईपीएल खेलना? 3 साल हो गए अब। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं अभी अपने गेम को जानता हूँ, और अभी जिस तरह से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा हूँ, मैं जस्ट रुका हूँ कि कब अगर मौका मिलता है तो मैं एक डिफरेंट प्लेयर रहूँगा। क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद, और फाइनली आई थिंक आई एम स्टार्टिंग टू प्ले फॉर डिफरेंट रीजंस। पहले बहुत ही
to run behind performances or results, and now I'm playing for a different reason altogether. I'm enjoying the game. मेरी बैटिंग को एंजॉय करो, गेम को एंजॉय करो, एक अलग नजरिए से मैं गेम खेल रहा हूँ. तो इस सोच में अगर मैं आईपीएल खेलूंगा तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं अच्छा करूंगा और मजा आएगा और खेलने में. क्योंकि वो जो हमेशा ही जब मैंने खेला आईपीएल तो खुद पे बहुत स्ट्रेस में या खुद पे बहुत प्रेशर डाला है. ये नहीं कि बहुत बड़ा स्टेज है, ये प्रेशर था कि मुझे अच्छा करना है. तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि अच्छा करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा हूँ मैं और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया. पर अब क्योंकि मेरे रीजंस टू प्ले द गेम हैव बीन डिफरेंट, दे हैव इवॉल्व्ड. तो दैट आई फील इज एंड मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपने गेम को. बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ अपनी बैटिंग को, अपनी कीपिंग को, और एंजॉय कर रहा हूँ. तो अगर मैं इस माइंडसेट से, इस थॉट प्रोसेस से वापस खेलने का मौका मिलेगा तो मैं 100% श्योर हूँ मैं बहुत अच्छा करूँगा. और अगर भगवान चाहे तो मौका मिलेगा, अगर नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ. क्योंकि अभी मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ गेम को अपने, भले वो क्लब क्रिकेट हो या जब मैं एज अ प्रोफेशनल उत्तराखंड को खेल रहा हूँ. तो बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में क्रिकेट. तो अगर कोई एक चीज आपको बेहतर करना हो अपने आईपीएल करियर का, वो क्या होगा? आई थिंक थोड़ा और फ्रीली खेलता मैं, अगर खुद को एक्सप्रेस करता बस जाके, और खुद पे इतना प्रेशर नहीं डालता. बहुत ज़्यादा मुझे लगा मैंने अब खुद को प्रेशर में डाला कि मुझे अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है. जाके सिर्फ एंजॉय अपना गेम करता तो एक चीज़ वो मैं डिफरेंटली कर सकता हूँ तो वही करूँगा कि खुद को इतना प्रेशर में नहीं डालूंगा परफॉर्मेंस के लिए, जाके अपना गेम एंजॉय करूँगा. और आदित्य, अब आप आईपीएल फॉलो करते हैं या मतलब आप ऐसे हैं कि आप एक बार आपने खेल लिया उसके बाद आप देखते नहीं हो? मतलब काफी क्रिकेटर्स होते हैं वो ज्यादा वॉच नहीं करते. नहीं, बिल्कुल मैं बहुत कम वॉच करता हूँ क्रिकेट. इनफैक्ट भले आईपीएल या कोई भी, जब मैं आईपीएल खेल भी रहा था तो मैं बहुत कम देखता था क्रिकेट. मैं सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस होते तो वो मैं बहुत लॉयल्टी से देखता हूँ और मज़े से देखता हूँ. पर बाकी क्रिकेट थोड़ा कम देखता हूँ. कभी कभी डोमेस्टिक क्रिकेट देखने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि वो सारे हमारे साथ वाले प्लेयर्स खेलते हैं तो उनको फॉलो करने में मज़ा आता है. पर आईपीएल में जब खेलता था तब, अगर मैं खेल रहा हूँ एक्टिवली तब मैं देखता था थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को उस प्लेयर्स या उस अपोजिशन के साथ खेलना हो तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए, थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए कैसे गेम प्लान बनाना है, तो उस हिसाब से मैं देखता था काफ़ी. पर अभी बहुत कम देखता हूँ. और अभी मैं थोड़ा कमेंट्री कर रहा हूँ आईपीएल पे, तो जब कमेंट्री करता हूँ तब तो देखना ही पड़ता है. बस उस हिसाब का चल रहा है देखना आईपीएल. आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे. और मैं सभी फ्रेंचाइजी से कहना चाहूंगा, अगर आपको आईपीएल जीतना है तो मेरे सामने एक इंसान बैठे हुए हैं जिन्होंने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी विनिंग साइड का हिस्सा रहे हैं. तो आप इनके तरफ जरूर देखें, क्योंकि वो अब भी भारत के उत्तर में जाकर रन बना रहे हैं. तो आपको इससे बेहतर कोई कैंडिडेट मिल नहीं सकता अगर आप एक विकेट कीपर बल्लेबाज को खोज रहे हो तो. आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच चंद्रेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक्स अ लॉट. Cheers, man.